So let us start with new topic. Next topic is simple pendulum. तो पहले हम we will first quickly revise what is simple pendulum and what we have seen so far related to simple pendulum. एक चीज याद रखना, ये सिंपल पेंडुलम आपको दो अलग अलग चैप्टर्स में आएगा. एक चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स, जिसमें हमने सर्कुलर मोशन देखा था. व्हाट इज सिंपल पेंडुलम और सर्कुलर मोशन के कॉन्टेक्स्ट में सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या और एसएचएम में सिंपल पेंडुलम मतलब क्या, दोनों अच्छे से समझ लो. तो स्टार्ट विद, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज सिंपल पेंडुलम इटसेल्फ. सबसे पहले तो मुझे बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल पेंडुलम. और इसमें दो टाइप थे. एक था आइडियल सिंपल पेंडुलम और एक है प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम. So you must know what is ideal simple pendulum and what is practical simple pendulum. So if you remember, ideal simple pendulum के केस में हमारे पास एक स्ट्रिंग है. दिस इज massless string which is massless and it is inextensible. Inextensible का मतलब क्या, इसके नीचे आप कितना भी लोड लगा दो इसका लेंथ चेंज नहीं होगा. एंड इन दिस केस जो मास है वो पूरा का पूरा एक सिंगल पॉइंट में है. तो यू हैव अ सिंगल पॉइंट मास, राइट. इसको पार्टिकल भी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज पार्टिकल आल्सो. तो आइडियल सिंपल पेंडुलम इज अ पेंडुलम with massless and inextensible string, right? One end of which has a very heavy point mass. इसको हम बोलेंगे आइडियल सिंपल पेंडुलम. रिमेंबर दिस. हम डिफाइन भी करेंगे, इन अ व्हाइल डिफाइन भी करना है. बट देन व्हाट इज प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम? व्हाट इज प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम? प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियल सिंपल पेंडुलम के केस में हमने बोला मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. बट प्रैक्टिकली कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी रस्सी, कोई भी वायर मासलेस नहीं होता. इट कैन बी लाइट. लाइट मतलब लेस वेट. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ वायर, हो सकता है उसका मास 10 ग्राम हो सकता है. 10 ग्राम इट इज वेरी लाइट बट इट इज नॉट मासलेस. दूसरा, सेकेंड थिंग इज, कभी भी पूरा का पूरा मास सिंगल पार्टिकल में नहीं हो सकता. तो यू कैनॉट हैव अ वेरी हेवी पॉइंट मास. तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में यू हैव हेवी डेंस स्फीयर. एक बॉल है विच इज डेंस बॉल, करेक्ट. इसको एक नाम है, यू रिमेंबर व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस? इसको बोलते हैं बॉब, राइट. So this is the basic difference between ideal simple pendulum and practical simple pendulum. Well, by the way, हमको इस टॉपिक में डेफिनेशन नहीं भी पता हो तो चलेगा, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस. तो आइडियल सिंपल पेंडुलम में एक मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, one end of which is connected with a very heavy point mass. और प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में you have a light and inextensible string, one end of which is attached with heavy and dense metal sphere which is called as bob. Good. So if I ask you, define करो what is ideal simple pendulum, what is practical simple pendulum, तो कैसे करोगे define? An ideal simple pendulum is, आगे लिखा है यहाँ पे, is an ideal simple pendulum consists of a very heavy point mass connected to one end of massless and inextensible string. So an ideal simple pendulum consists of a very heavy particle या फिर point mass, a very heavy point mass connected to, attached to, किसको attached है? Attached to a massless and inextensible string. Connected to a massless and inextensible string. Connected to a massless and inextensible string.
अब आइडियल सिंपल पेंडुलम में ऐसा हम लेते ही क्यों है मासलेस, क्योंकि द आइडिया इज सारा का सारा मास किसके पास होना चाहिए, सिर्फ पॉइंट में पार्टिकल के पास होना चाहिए। स्ट्रिंग का खुद का अगर मास हुआ तो स्ट्रिंग का वेट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आइडियल केस में हम रस्सी का मास लेते नहीं है। एंड इन प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, अ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, इसको डिफाइन कैसे करोगे? अ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ, a practical simple pendulum consists of a consists of a heavy of a heavy and dense sphere, heavy and dense sphere, क्या बोलते हैं इसको, बॉब, heavy and dense sphere known as bob, attached to connected to a, किसको कनेक्ट किया, light and inextensible string, light and inextensible string। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल और आइडियल सिंपल पेंडुलम का डिफरेंस पता होना चाहिए, अब जाके हम आगे का टॉपिक देखेंगे। तो नाउ टू स्टार्ट ऑफ विथ, हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, तो वी हैव अ रिजिड सपोर्ट। देन इस रिजिड सपोर्ट को हमने एक प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम कनेक्ट किया है। विच पेंडुलम? प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। तो यू हैव अ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम का एक एंड, मतलब स्ट्रिंग का एक एंड, जहाँ पे एक हेवी डेंस मेटल स्फीयर जिसको बॉब बोलते हो, और दूसरा एंड कहाँ कनेक्टेड है, टू द रिजिड सपोर्ट। चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें और लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम को उस केस में हम डिस्प्लेस करते हैं थ्रू सम एंगल, वी डिस्प्लेस इट थ्रू सम एंगल, और ये जो एंगल यहाँ पे बनता है इसको हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, करेक्ट। तो पेंडुलम का ये ए पोजीशन था, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब फोर्सेस आर बैलेंस। इस केस में वेट ऑफ द बॉब इज mg which is downwards and tension T in the string is upwards। तो टेंशन T ने mg को कर दिया बैलेंस। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में फोर्सेस आर बैलेंस, देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पेंडुलम। फिर हमने क्या किया था, हमने इसको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करके बी पोजीशन पे लाए, राइट। So I'll just try to show you if I have something here to show. Maybe I will find a wire, शायद मिल भी जाए hopefully। तो more or less मान सकते हैं इसको पेंडुलम जैसा कुछ है ये, राइट। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसको यहाँ पे लाया, लाने के बाद इसको रिलीज नहीं किया, क्योंकि मैं रिलीज करूंगा तो ये क्या परफॉर्म करेगा, ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि आपने इस पेंडुलम को डिस्प्लेस करके एक हॉरिजॉन्टल पुश दे दिया। तो व्हेन यू गिव इट हॉरिजॉन्टल पुश, व्हाट इट इज डूइंग, सर्कुलर मोशन। कौन से प्लेन में, कौन से प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो व्हेन यू डिस्प्लेस द बॉब ऑफ द पेंडुलम एंड गिव इट अ हॉरिजॉन्टल पुश, इसको आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक पुश दे दिया, पुश मतलब धक्का दे दिया, इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड दिस सर्कुलर मोशन इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको आप बोलते हो कोनिकल पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको, कोनिकल पेंडुलम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लेंथ ऑफ द वायर है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, जैसे ही बॉब सर्कल में आगे जाएगा तो ये जो लेंथ ऑफ द वायर है ये क्या बना रहा है, कोन। इट इज मेकिंग अ कोन एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम, करेक्ट। गुड। इन दैट केस जब बॉब डिस्प्लेस पोजीशन में था, उस केस में फोर्सेस कौन कौन से एक्ट होते हैं। नंबर 1, जब जब स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के नीचे लोड है तो टेंशन फोर्स होता ही है, और टेंशन हमेशा होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इन द डिस्प्लेस पोजीशन इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम, क्योंकि हमको सिंपल पेंडुलम का सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी करना है, उससे पहले ये पता होना चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस। तो अभी तक हमने एक सिंपल पेंडुलम लिया है, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम लिया, उसको डिस्प्लेस किया और छोड़ा नहीं, रिलीज नहीं किया, क्योंकि रिलीज करोगे तो वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। हमने क्या किया, इसको पुश कर दिया तो इट स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। इस केस में टेंशन के हमने दो कंपोनेंट्स किए थे, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। क्यों? अल्टरनेट एंगल।
तो ये क्या आ गया, टी कॉस थीटा, और ये कौन है, mg। तो याद रखने का मेथड हमेशा याद रखो, देयर इज अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स। जब आप पेंडुलम का सर्कुलर मोशन स्टडी कर रहे हो, स्पेसिफिकली कौन सा, कोनिकल पेंडुलम का। अब मैंने स्पेसिफिकली कोनिकल पेंडुलम क्यों बोला, दिस रीजन बिहाइंड इट आल्सो। सपोज मैंने पेंडुलम लिया एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग इट हॉरिजॉन्टल पुश, मैं इसको ऐसा भी घुमा सकता था। ये कौन सा बन जाता, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैं दोनों को कंपेयर भी करूंगा, बट वेट, लेट अस फर्स्ट स्टडी दिस। जब आप पेंडुलम का कोनिकल मोशन स्टडी करते हो, उस केस में आप टेंशन के कंपोनेंट्स करते हो। ए है टी कॉस थीटा कंपोनेंट, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू mg, मतलब टी कॉस थीटा इज बैलेंसिंग mg। और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में हमेशा ही सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा टेंशन का, ये टी कॉस है, तो ये कौन है, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर and hence it is providing necessary centripetal force। पेंडुलम के टोटल 4 टाइप के मोशन होते हैं। मोशन नंबर 1, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन है, एज आई जस्ट शोड, मैंने अभी अभी दिखाया आपको। यू मस्ट रिमेम्बर दिस, आई होप ये टूटेगा नहीं, होपफुली, राइट। तो ये जो था, दिस वाज मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसी को आप ऐसा भी घुमा सकते थे। व्हाट इज दिस, वर्टिकल। इफ यू सी, इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, चेंज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट से हाइट, यहाँ पे हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑलवेज रिमेन्स सेम। जब हाइट सेम रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम रहता है, बट इन दिस केस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हाइट ऑलवेज चेंजेस। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन, करेक्ट। अगेन कोनिकल पेंडुलम में, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, हमने ये माना था कि द स्पीड इज आल्सो कांस्टेंट। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। तो इन दिस केस, इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम, इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम, बॉब का पोजीशन कुछ भी हो, potential energy and kinetic energy is always same. In this case, potential energy is zero at the lowest position, क्योंकि lowest position मतलब ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, more or less, करेक्ट। तो potential energy जीरो, तो all energy is only kinetic। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होगा, कम होगा, कम होगा, और यहाँ पे आके स्पीड जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। और टॉप मोस्ट पोजिशन पे ओनली एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। फिर ये नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ता जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होगा, काइनेटिक में। तो इतने पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, और नेक्स्ट हाफ पार्ट में काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट, राइट। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, total energy constant, potential energy constant, kinetic energy is also constant। vertical circular motion, total energy constant but kinetic and potential are not constant। ये दो टाइप के मोशन हुए। तीसरा भी है, you can have a third type of motion related to pendulum, actually total 4 as I told you। तीसरा, third case is what we have done is, हमारे पास ये पेंडुलम था, हमने इस पेंडुलम को डिस्प्लेस किया, हमने डिस्प्लेस करके इसको छोड़ दिया, बट द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज लार्ज, मतलब ये एंगल थोड़ा बड़ा है। तो आपने इसको, पेंडुलम को यहाँ से उठा के, ए पोजीशन से उठा के बी पोजीशन पे लाया और रिलीज कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ जाएगा, फिर वापस वहां जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस वहां जाएगा। इट इज लाइक अ स्विंग, झूले पे बैठे हो ना, इट इज लाइक अ स्विंग। अब ये ना सर्कुलर मोशन है, क्योंकि सर्कल कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। ना ही ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। इसको हम बोलते हैं एंगुलर एसेशन।
क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर SHM, वो हम बाद में देखेंगे। And the last type of motion that you can have is linear simple harmonic motion under the condition angle is small। तो हमने इसको बहुत स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया एंड छोड़ दिया। So in this case, it again performs oscillatory motion, but this time this oscillatory motion is along a straight line, approximately straight line। तो ये B से C पे जाएगा, वापस से B पे आएगा, वापस से C पे जाएगा, तो it will perform oscillatory motion, but it can be treated as a linear SHM। करेक्ट। अब सिर्फ बोलने से तो चलेगा नहीं ना कि हाँ देखो एंगल स्मॉल है, ये लीनियर एसएचएम जैसा है, नहीं चलेगा। लीनियर एसएचएम का डेफिनेशन क्या था? अ लीनियर मोशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स or acceleration is directed opposite to that of acceleration and is directly proportional to magnitude of acceleration। मतलब ऐसा मोशन जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स F या एक्सेलेरेशन A, ये दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डायरेक्टेड है दोनों के दोनों अपोजिट। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू -x या फिर A इज इक्वल टू -x। यू हैव टू प्रूव, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इन दिस केस फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने पेंडुलम को स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया, यस। हमने हॉरिजॉन्टल पुश दिया क्या? नो, हमने कोई हॉरिजॉन्टल पुश नहीं दिया इसको, हमने सिर्फ इसको डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। राइट, तो रिमेंबर दिस व्हाट वी आर डूइंग। थोड़ा अच्छे से ध्यान दोगे तो समझेगा, नहीं तो फिजिक्स है। रिमेंबर, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली इफ यू डोंट पे अटेंशन। तो रिमेंबर दिस, डिफरेंस क्या है? कॉनिकल पेंडुलम में भी हमने स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया था, यहाँ पे भी हम स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस कर रहे हैं। कॉनिकल पेंडुलम में हमने स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करके रिलीज नहीं किया था, हमने इसको पुश कर दिया था। यहाँ पे हम पुश नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करेंगे और छोड़ देंगे। वी विल जस्ट रिलीज इट। करेक्ट। तो अब टेंशन हियर, इसको मैं नाम दूंगा टी डैश। क्यों टी डैश? क्योंकि टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी ऑलरेडी रिजर्व्ड है यहाँ पे, तो वी विल यूज टी डैश। टाइम पीरियड मतलब हमने इसको बी पोजीशन पे लाया, ए था इक्विलिब्रियम, बी पोजीशन पे लाके रिलीज कर दिया, ये सी तक जाएगा, वापस आएगा, वापस जाएगा, वापस आएगा। करेक्ट। तो द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब बी टू सी एंड बैक टू बी, इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। कॉनिकल पेंडुलम के केस में आपने कंपोनेंट्स कौन से फोर्स के किए थे? टेंशन के। यहाँ पे टेंशन के नहीं, यहाँ पे mg के कंपोनेंट्स करने हैं। तो इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन, इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन मतलब पार्टिकल बॉब जब बी पोजीशन पे है तब, इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन, मीन पोजीशन पे नहीं, कहाँ पे? डिस्प्लेस्ड पोजीशन। तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो देखो। दो फोर्सेस है, एक है टेंशन टी डैश टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दूसरा है वेट mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओनली डिफरेंस इज, सिर्फ फर्क इतना ही है, कॉनिकल पेंडुलम में क्योंकि सर्कुलर मोशन था तो उस केस में आपने टेंशन के कंपोनेंट्स किए थे। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, यस वी विल एक्सटेंड दिस लाइन, लेकिन कंपोनेंट हम टेंशन के नहीं, हम कंपोनेंट करेंगे mg के। तो यहाँ पे कंपोनेंट हमको करने हैं mg के। वो कैसे होगा? सिंपल, ये थीटा है तो ये भी कितना है? थीटा। और एंगल को लग के हमेशा जो कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस कंपोनेंट, तो ये क्या आएगा? mg cos थीटा। गुड, राइट। उस केस में t cos थीटा था वर्टिकली अप और t sin थीटा टुवर्ड सेंटर। इस केस में mg cos थीटा इज बैलेंसिंग t डैश, राइट। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट आएगा, दूसरा कंपोनेंट आएगा कौन सा? कौन सा कंपोनेंट आएगा? mg sin थीटा। तो ये कंपोनेंट कौन सा है? mg sin थीटा। करेक्ट। mg sin थीटा इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। कंपेयर करो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो हमने एक स्प्रिंग लिया था, एक ब्लॉक लिया था, फिर हमने ब्लॉक को स्ट्रेच, ब्लॉक को टू द राइट डिस्प्लेस किया, राइट। तो ब्लॉक को राइट में डिस्प्लेस करने की वजह से स्प्रिंग हुआ था स्ट्रेच, राइट। और स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा था टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो जब फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे भी
also in this case there is a force which is directed towards mean position कौन है a, तो कौन सा फोर्स मीन पोजीशन के डायरेक्शन में है mg sin थीटा, तो mg sin थीटा विल बी रिस्टोरिंग फोर्स, रिमेंबर। तो यहाँ पे भी दो फोर्सेस है, पहला फोर्स जो है, पहला कंपोनेंट जो है mg cos थीटा, इट इज बैलेंसिंग टेंशन, क्योंकि ये टेंशन को एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ तक क्लियर? तो कोनिकल पेंडुलम और यहाँ पे डिफरेंस इतना है, कोनिकल पेंडुलम में व्हाट यू डू इज आप सबसे पहले टी के कंपोनेंट्स करते हो, वहां पे टी cos थीटा mg को बैलेंस करता है और टी sin थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे mg cos थीटा टी डैश को बैलेंस करेगा और mg sin थीटा नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा कौन सा फोर्स, mg sin थीटा। बट mg sin थीटा ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, टू द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, तो ये क्या आएगा माइनस mg sin थीटा। और मैंने आपको बताया इस केस में एंगल क्या है स्मॉल, और अगर आपको याद होगा फॉर स्मॉल थीटा इफ थीटा इज स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है थीटा, देयरफॉर फोर्स इक्वल टू माइनस mg थीटा। यहाँ तक क्लियर? मान लेते हैं, इमेजिन ये जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, इसको मैं बोल देता हूँ x, दिस डिस्टेंस इज x, और वेल बाय द वे यू शुड आल्सो नो व्हाट इज लेंथ ऑफ पेंडुलम। देखो अब लेंथ ऑफ पेंडुलम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए मैंने बोला था कि आपको आइडियल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में डिफरेंस पता होना चाहिए। आइडियल पेंडुलम में पॉइंट पार्टिकल है, तो जितना भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम, करेक्ट? तो in case of ideal pendulum, length of string is equal to length of pendulum. In case of practical pendulum, the distance between कैसे डिफाइन करोगे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंड किया है ना आपने, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्फीयर इज नोन एज लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में सस्पेंशन पॉइंट से, एस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास भी है यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप सीईटी जेईई के, तो आपको बोलेंगे वी हैव प्रैक्टिकल पेंडुलम in which length of the string is 9 meter, let us say 9.9 meter, right? One end of which is attached to a heavy metal sphere of radius 0.1 meter. कितना? 0.1. तो टोटल लेंथ कितना हो गया 10, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस from here to here it is 9.9 and this is 0.1, correct? तो दैट इज वाई छोटी छोटी चीज इंपॉर्टेंट है, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू नो कि आइडियल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस क्या है। आइडियल पेंडुलम बोला होता तो लेंथ हम लेते 9.9, प्रैक्टिकल बोला है तो 9.9 प्लस 0.1। देन अब गोइंग बैक टू दिस, इफ एंगल इज स्मॉल, करेक्ट, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये डिस्टेंस है x, ये है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेट अस से L। 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, हर जगह पे हमने सीखा है आर्क लेंथ इज रेडियस इनटू एंगल। आर्क कितना है x, रेडियस क्या बन जाएगा L, राइट? लेंथ विल बिकम रेडियस एंड एंगल इज थीटा। तो फ्रॉम दिस डायग्राम you know arc length x is theta into L, so theta equal to x upon L, correct? Therefore force equal to minus mg theta, theta is x upon L। क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। जब रिस्टोरिंग फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है और डायरेक्शन इसका अपोजिट होता है, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिटली डायरेक्टेड टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सच अ मोशन इज कॉल्ड एज
लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब आपने प्रूव कर दिया कि ये जो पेंडुलम का मोशन था फॉर स्मॉल एंगल, दिस इज नथिंग बट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑल्सो इसी इक्वेशन को यूज करोगे, F इज ऑल्सो m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, माइनस एम जी एक्स बाई एल। m और m हो जाएगा कैंसल आउट, तो यू विल गेट फ्रॉम हियर a by x equal to minus g by l. So mod of a by x equal to mod of minus g by l, which is equal to g by l. अभी हमने क्यों फाइंड किया? क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब हमने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा था तो उसमें हमने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड का एक इक्वेशन डिराइव किया था, विच वाज 2 पाई अंडर रूट ऑफ acceleration per unit displacement, acceleration per unit displacement, मतलब ये क्या है, a by x है। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ a by x, but what is a by x? It is g by l, therefore time period is 2 pi root of l by g. So this is the expression for time period of a simple pendulum performing linear simple harmonic motion, 2 pi root of l by g, करेक्ट। अब इससे 4 लॉ बनते हैं, देयर आर 4 लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। लॉ नंबर 1, यू सी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, राइट। तो ये लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम का पहला लॉ है, क्या बोलोगे? द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। लॉ नंबर 2, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So time period of simple pendulum is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. इसको बोलते हैं law of length, law of length। इसको बोलते हैं law of acceleration due to gravity, law of acceleration due to gravity। Then law number 3, डू यू सी टाइम पीरियड में कहीं पे भी मास ऑफ द बॉब है क्या? नहीं, मतलब इसका मतलब ये, बॉब चाहे 10 ग्राम का हो चाहे 10 किलोग्राम का हो, पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम रहेगा, राइट, करेक्ट। लेकिन प्रैक्टिकली सोचोगे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली क्या आ रहा है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। बट ऑब्वियसली अगर मैं 1 किलोग्राम का बॉब लेता हूँ और 1000 किलोग्राम का लेता हूँ, तो डेफिनेटली डेफिनेटली टाइम पीरियड सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल केसेस लेते हो, पेंडुलम को जहाँ पे आप स्विंग करवाते हो वहां पे सराउंडिंग में एयर होता है, ज्यादा मास मतलब ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया मतलब ज्यादा फ्रिक्शन, करेक्ट। तो यहाँ पे जो केस हमने डिराइव किया, इस केस में सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, मतलब देयर इज वैक्यूम, एंड इन दैट कंडीशन इफ द सराउंडिंग मीडियम, इफ द सराउंडिंग स्पेस इज वैक्यूम, इन दैट केस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब, उसको आप बोलते हो लॉ ऑफ मास। और लास्टली एम्पलीट्यूड भी कहीं पे दिखता नहीं है, राइट। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएन, करेक्ट, राइट। उसको भी एक नाम है, वो नाम आप खुद चेक करोगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है पता होता है, लेकिन उसी लॉ को दूसरा नाम है पता नहीं होता है, तो आप खुद चेक करके आओगे। The law which tells you what it tells you, the time period of simple pendulum is independent of amplitude, right? इसको क्या बोलते हैं वो आप खुद चेक करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, you can just google it down, सिंपल है। क्या गूगल करना है? लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, 4 लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो आपको नाम मिल जाएगा वहां से, तो यू हैव टू चेक। गुड। तो ये अब वापस से हम पूरा रिपीट करेंगे अगेन पॉइंट बाय पॉइंट। तो हमने अभी तक क्या किया था, हमने अभी तक सिर्फ आइडियल सिंपल पेंडुलम डिफाइन किया है, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम डिफाइन किया है और एक डायग्राम ड्रॉ किया है। नाउ वी विल एक्सप्लेन
all the basic things in detail, right? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम है। और जब मैं सिर्फ सिंपल पेंडुलम मेंशन करूंगा तो नॉर्मली वी विल कंसिडर प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। तो कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L having a bob of mass M, right, with equilibrium position A. So initially the pendulum is at its equilibrium position A. Consider a simple pendulum. कौन सा pendulum है ये? Practical. So consider a simple pendulum of length L having bob of mass M. Bob of mass M. Right? Let A be the equilibrium position. Be the equilibrium position of the pendulum. अब आपने क्या किया, अब आपने इसको डिस्प्लेस किया थ्रू स्मॉल एंगल थीटा, राइट? व्हेन द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड थ्रू स्मॉल एंगल थीटा एंड रिलीज, इट परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन, राइट? मतलब ऑसिलेटरी मोशन। ये मोशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं वो शो करना है। तो एट दिस स्टेज जब आप बोलोगे व्हेन द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड थ्रू स्मॉल एंगल थीटा एंड रिलीज, देन द पेंडुलम परफॉर्म्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, बोलना गलत है क्योंकि अभी तक प्रूव करना बाकी है। तो पहले क्या बोलोगे, व्हेन द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड, व्हेन द पेंडुलम is displaced, when the pendulum is displaced through small angle theta, and released, it performs, या तो बोलो ऑसिलेटरी मोशन या बोलो टू एंड फ्रो मोशन, इट परफॉर्म्स ऑसिलेटरी मोशन। अब ये ऑसिलेटरी मोशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वी हैव टू शो दिस। बट जब पेंडुलम डिस्प्लेस्ड पोजीशन में था, व्हेन द पेंडुलम इज इन इट्स डिस्प्लेस्ड पोजीशन, मतलब एट पॉइंट बी, तो कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? दो फोर्सेस, एक है टेंशन, एक है mg। तो इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन, forces acting on the pendulum are number one कौन सा? टेंशन T dash along the point of suspension, दूसरा कौन सा है? mg। नंबर टू, weight of the bob, mg of the bob, इसका डायरेक्शन क्या है? which is directed vertically downwards, Now the clear, good. Then ये जो वेट mg था, इसके दो कंपोनेंट किए हमने। एक था mg cos theta which is along the length, it is along the length but opposite to T dash, and दूसरा it is directed towards mean position mg sin theta। तो वेट mg can be splitted up, split करना मतलब टुकड़े करना, can be splitted up into how many components? Into two components। इसमें से जो पहला कंपोनेंट है that is nothing but mg cos theta which is along the length,
along the length of the string, but directed opposite to t dash, क्योंकि ये टी डैश के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये क्या कर रहा है, टी डैश को बैलेंस कर रहा है, देयरफॉर इट बैलेंसेस टी डैश, राइट। तो mg cos थीटा बैलेंसेस टी डैश, mg cos थीटा balances t dash, therefore t dash equal to mg cos theta, equation number 1। यूज तो आएगा नहीं, आएगा तो तब देख लेंगे, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। ध्यान यहाँ पे ध्यान, नहीं तो फिर जिंदगी भर फिजिक्स पढ़ते रह जाओगे। ओके, देन नंबर 2, सेकंड कंपोनेंट इज क्या है, mg sin थीटा। mg sin थीटा डायरेक्टेड कहाँ पे है, ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जो फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन के डायरेक्शन में हो, इट प्रोवाइड्स रिस्टोरिंग फोर्स एंड प्रोवाइड्स रिस्टोरिंग फोर्स ओके। therefore ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है, mg sin थीटा, इट इज F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, वेयर F इज रिस्टोरिंग फोर्स। बट हमने अभी मेंशन किया था कि थीटा इज वेरी स्मॉल, टू बी प्रिसाइज लेस देन 10 डिग्री। तो क्वेश्चन कभी ऐसा आता है कि पेंडुलम है, पेंडुलम को डिस्प्लेस कर दिया, तो अभी उसको सर्कुलर मोशन का पार्ट ट्रीट करना है या फिर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ट्रीट करना है। तो अगर एंगल लेस देन 10 डिग्री हो तो इसको ट्रीट करना पड़ेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर ये ग्रेटर देन 10 डिग्री हो तो इट इज पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो याद रखना। देन थीटा अगर स्मॉल है, but theta is small, therefore sin theta is approximately equal to theta, therefore F equal to minus mg theta, equation number 2। but you also know that arc length is equal to radius into angle। arc length है x, radius है l, angle है theta, right। but arc length x is equal to radius मतलब l into theta, right। therefore यहाँ से थीटा क्या मिलेगा, x upon l, equation number 3। therefore from equation number 2 and 3 you will get equation number 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो f equal to minus mg x by l। here कौन कौन कांस्टेंट है, m, g and l are constants। since m, g and l are constants, therefore force is directly proportional to minus x, therefore the motion can be treated as linear simple harmonic motion, therefore the motion of the pendulum is linear SHM, linear simple harmonic motion। also ये जो इक्वेशन हमको मिला था, इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन नंबर 4 में अगर आप F इक्वल टू ma लिखते हो तो व्हाट वी नो इज बट F इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 5। therefore from equation number 4 and 5 क्या मिलेगा, F की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ma इक्वल टू माइनस mg x बाय l, m और m कैंसल, एंड देयरफॉर व्हाट यू हैव इज क्या मिलेगा, a बाय x इक्वल टू माइनस g बाय l। अभी हमको क्यों चाहिए था, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया और दूसरी बार प्रूव किया, यहां से भी a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो इक्वेशन, ये एक इक्वेशन
और ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों क्या प्रूव करते हैं? द मोशन इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट? करेक्ट। तो यहाँ से पहले ए बाई एक्स का मॉड ले लो, ए बाई एक्स का मॉड आएगा जी बाई एल। बट what do we know is what do we know is time period is 2 pi upon under root of acceleration per unit displacement। ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया है एसएचएम में, तो अब डायरेक्टली यूज करेंगे इसको पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। therefore टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए बाई एक्स, but a by x is g by l, so under root of g by l, and therefore time period t equal to 2 pi root of l by g. So this is the expression for time period of simple pendulum, right? अब यहाँ से हमको मिल जाएंगे 4 लॉस। यू विल गेट 4 लॉस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो लॉस ऑफ सिंपल पेंडुलम, लॉस मत लिखना, नहीं तो लॉस लिख दोगे, एल ओ डबल एस, लॉस। देयर इज नो लॉस ऑफ सिंपल पेंडुलम, देयर आर लॉस ऑफ सिंपल पेंडुलम। नंबर 1, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज directly proportional to square root of its length. So time period of simple pendulum, time period of simple pendulum is directly proportional, to square root of its length। सिर्फ रूट मत लिखना, क्योंकि रूट तो क्यूब रूट भी हो सकता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। नंबर 2, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity, square root of acceleration due to gravity। Number 3, the time period of simple pendulum is independent of mass of the bob, and number 4, time period of simple pendulum is independent of amplitude। तो ये 2 लॉ और है, लॉ नंबर 3 एंड लॉ नंबर 4। एक्सट्रीमली सिंपल केस, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट, टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum is independent mass of the bob, and lastly amplitude is independent of mass and it is independent of amplitude। So these are the 4 laws of simple pendulum. Okay, so that's it for today। इसके आगे का बाद में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में।